Hello everyone, welcome to Digital Maths. गाला पेपर नंबर 6 सेक्शन बी ऑफ साइंस। भाई हमने साइंस के सेक्शन बी का लास्ट पेपर पे आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग सेक्शन सी अपलोड करने वाले हैं। जल्द से जल्द कोशिश पूरी है कि आपको सारे पेपर्स का सॉल्यूशन धीमे 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 देते रहें। और उसके बाद जैसे कि हमने सोचा है कि आप लोग को हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएं मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर, फिर वन शॉट रिविजन। तो लेट्स होप कि टाइम मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग बना सके। तो चलते हैं पहले गाला पेपर नंबर 6 सेक्शन बी साइंस की तरफ। टेक द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों चाहिए? तो सबसे पहले बात तो आती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भाई वैलिड हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मास भाई सही है कि नहीं है, गलत है नहीं है, वो सब कुछ पता चल जाता है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट पता चल जाता है। थर्ड, स्टेट पता चल जाता है, कौन से स्टेट में कंपाउंड है, लिक्विड है, गैसेस है, एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, उसके हिसाब से वो पता चल जाता है। नेम्स पता चल जाते हैं। तो ये बैलेंस इंपॉर्टेंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन भाई, और उसको बैलेंस क्यों करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। The importance of balanced chemical equation are as follows. Balanced chemical equation gives the detail about the quantity of the reactant used and quantity of the product formed during the chemical reaction. Quantity के मतलब उस पर टर्म्स में नहीं, बट मोल के टर्म्स में बोल सकते हो। मोल के टर्म्स में क्वांटिटी पता चल जाती है। Physical state of the reactant and product can be known. It also helps in confirming the conservation of law of mass और law of conservation of mass. ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल, ये यहाँ पे सिर्फ भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल सकते हो, उसको करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सारे एलिमेंट्स इक्वल है, प्रॉपर है, ये कंपाउंड चाहिए, ये इतना एलिमेंट्स इतने अमाउंट में चाहिए, सो एंड सो। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वाई। सबसे पहले अगर हम लोग उसको देखें हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को, तो पोटेशियम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर Cu, सिल्वर, मर्क्यूरी Hg, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, सो कार्बन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के बाद आता है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉपर मतलब कार्बन नहीं, कॉपर सॉरी, कार्बन नहीं मतलब कॉपर HCl के साथ रिएक्ट भी करवाते हैं तो ये लो रिएक्टिविटी सीरीज है भाई। रिएक्टिविटी सीरीज में लो है, उसका रिएक्टिविटी कंपेयर टू हाइड्रोजन लो है, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसीलिए वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, सिंपल। तो copper does not react with dilute HCl because copper is below hydrogen in reactivity series. This means that copper is less reactive than hydrogen and hence cannot displace it from the acidic solution. So therefore, not reacting with the hydrochloric acid. Here, चलते next question, question number 27 की तरफ। Give difference of aerobic respiration and anaerobic respiration. भाई aerobic and anaerobic, एरोबिक भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लैक या ऑक्सीजन एब्सेंट, एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, एनारोबिक ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल मीन्स अल्कोहल बोल सकता हूं, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करते हैं, तो ह्यूमंस करते हैं, एनिमल्स करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या आ जाता है, तो भाई जो यीस्ट बोल सकता हूं एक तरह से, जो एनारोबिक, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेट्स मूव ऑन। सी, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन इज एब्सेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस।
Glucose breaks down into carbon dioxide and water. Glucose breaks down into ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. All higher organisms such as mammals have this type of respiration. Lower organisms such as bacteria and yeast use this type. In other organism it occurs during heavy activities. ठीक है, तो इस तरह से होता है. इसमें फर्मेंटेशन रिएक्शन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन के बेस पे ही होता है. तो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट आर द चेंजेस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ पबर्टी? देखो, सबसे पहले पबर्टी क्यों आती है? क्योंकि टेस्टिस कैपेबल है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए, तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है. ठीक है. सेकेंड, हेयर ग्रोथ. भाई जेनेटिकल पार्ट्स पे मुस्टैच है, बियर्ड है, तो हेयर ग्रोथ बोल सकते हो आप. हेयर ग्रोथ इज सीन. थर्ड, यू बोल सकते हैं आप लोग की जो आवाज है वो क्रैकिंग वॉइस. आवाज जो है क्रैकिंग वॉइस बोल सकते हो. आवाज थोड़ा सा क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है इस तरह से. फिर प्लस इवन यू कैन ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वेल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप बोल सकते हो. वेल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. So these are the changes we can see. So मैंने mention किया वैसे. During puberty, boys experience many changes including hair growth. Boys usually start hair growth as mustache, beard and near genetical area around the age of 11 to 13. Boys changes their voice may crack and soar. Release of hormone testosterone, genetical growth, the testicles and the scrotum enlarge and genetical continues to grow throughout the puberty. These are the different points we can mention. Reproductive part growth भी आप आ जाता है. Identify the given diagram and label the part A, B and C. देखो, ये एक तो स्पोरेंजिया जो बोलते हैं, स्पोरेंजिया उसके अंदर जो राइजोपस है, राइजोपस उसका डायग्राम है. ए जो है आपका स्पोरेंजियम. ठीक है. बी जो है स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन. सी जो है हाइफे. राइट हियर मैंने लिखा हुआ है वैसे, स्पोरेंजियम, स्पोर फॉर्मेशन और हाइफे. सो ये जो फिगर है वो है स्पोरेंजिया का. स्पोरेंजिया बैक्टीरिया का नाम बोलते हैं, वैसे उसका नाम जो है राइजोपस भी है. राइजोपस भी कहा जाता है. यू कैन यूज द वर्ड राइजोपस. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है. व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? देखो, व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट जैसे प्रिज्म वाला आप देखा होगा एक्सपेरिमेंट. व्हाइट लाइट के अंदर जब सारे डिफरेंट कलर्स के पैटर्न्स बन जाते हैं, मींस व्हाइट लाइट डिवाइड्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, इट इज नोन एज डिस्पर्सन. और जो ये बैंड ऑफ कलर्स होता है, देखो, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर, इनटू इट्स कंपोनेंट कलर. ये मैं नहीं लिखता, यहाँ पे बता देता हूं. Dispersion of light is the process of white light splitting into its individual component color is known as dispersion. Spectrum is band of colors formed after dispersion. जो भी band of colors विबग्योर पूरा बनता है, ठीक है, तो वो आपका स्पेक्ट्रम में आ जाता है. और यहाँ पे जो डिफरेंट व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग है, दैट इज स्प्लिट होना, कंपोनेंट कलर में डिवाइड होना, दैट इज डिस्पर्सन. ठीक है. व्हाट इज सर्किट डायग्राम? ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एन. देखो, सर्किट डायग्राम Circuit diagram is a representation, pictorial representation, schematic representation of all the components present in the circuit. उसमें से लेबल डायग्राम बनाना तो ये रहा. A circuit diagram is a graphical, pictorial representation of an electric circuit using electrical symbols for different components. अब हमें बोला है draw label diagram of an electric circuit comprising of a battery. तो ये हमने बैटरी बना दिया. ठीक है. इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया. एमीटर, तो एमीटर कनेक्ट कर दिया. एंड प्लग की, तो प्लग की भी कर दिया. शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट की शो. दिस इज अ सिंपल डायग्राम, सिंपल सर्किट डायग्राम. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट सिंपल सर्किट. देखो, करंट का डायरेक्शन ध्यान रखना. करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट में से पूछा गया भी है. और यहाँ पे बैटरी जो है इस तरह से प्लस माइनस थोड़ा सा कनेक्शन किया हुआ है, तो यू शुड टेक केयर. An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and energy consumed in 2 hours. सबसे पहले B दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट, I दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो पावर इक्वल्स टू PI, that is equals to 220 into 5
यानी 1100 पावर हो गया। 2 आवर्स के लिए है तो एनर्जी आपकी हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी एच से रिप्रेजेंट कर देते, दैट इज पावर इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू 2200 वॉट आर। ठीक है, सो डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम। पावर ऑफ मोटर तो हमने डिफाइन कर दिया 1100 वॉट, एनर्जी कंज्यूम जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 2200 वॉट तो हो गया, वॉट को हमें कन्वर्ट अवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी टाइम को मैं ना इधर चेंज करते हैं क्योंकि आवर्स टाइम जो है 2 आवर्स, 2 आवर्स मतलब 2 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 2 इंटू 3600 दैट इज इक्वल टू 7200। तो यहाँ पे आ जाता है 1100 इंटू 7200, 72 इंटू 11 मैं बोलूंगा 72 प्लस 72 दैट इज 792, इट इज 792,000 जूल्स। तो अगर डेसिमल फॉर्म में कर दे तो 7.92 इंटू 10⁶ जूल्स हैं। यस वॉट, देखो पावर आपको मिल गया दैट इज 1100 वॉट। नाउ द एनर्जी कंज्यूम्ड दैट इज पावर इनटू टाइम, पावर इक्वल्स टू दिस एंड टाइम इक्वल्स टू 2। तो टाइम जो है 2 आवर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो 7200 सेकंड्स, तो द एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू 1100 दैट इज 79200 जूल्स। ठीक है, वो सॉल्यूशन सेम है, तो 79200। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स गिनाऊं तो क्लोज कर्व, क्लोज लूप बोल सकते हो, क्लोज कर्व बोल सकते हो। ठीक है, देन emerge from south, north to south, emerge from north and merge at south outside the magnet। मैग्नेट के आउटसाइड इस तरह से होता है कि मैं जैसे ओरली बोल देता हूं, लिखा हुआ तो है ही है पीछे। नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट होता है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, डिपेंड्स। फिर कभी क्रॉस नहीं करते, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। देखो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अगर देखोगे, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। भाई नॉर्थ से साउथ भी है, इस तरह से जाएंगे, सर्कुलर लूप बनाएंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, वो कभी भी क्रॉस नहीं। और जहां पे ज्यादा नजदीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे फोर्स ज्यादा होता है। तो विल सी फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, दे फ्लो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल विद इन द मैग्नेट। ठीक है, ये तो सही है। दे फॉर्म अ क्लोज लूप, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जहां पे क्राउडेड पोर्शन है वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट द रेमेडीज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मतलब वेस्ट डिस्पोजल कैसे कैसे कर सकते हैं बताइए। तो देखो, एक तो आपका आ जाता है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। आप ये यूज कर सकते हो, और भी आ रहे हैं वैसे तो, रिफ्यूज, रीपर्पस। उसके बाद आ जाता है आपका लैंड फिलिंग। जो भी है लैंड फिलिंग के मेथड से आप वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हो। आप क्या बोलते हैं ना, बायोगैस प्लांट, ठीक है, उससे कर सकते हो। फिर मैन्योर बना के, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस है, मैंने मेंशन किए हुए हैं, विल शो यू। बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैंड फिलिंग, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग, आप कुछ एग्जांपल्स इसमें से दे सकते हो। दैट इज फॉर रेमेडीज फॉर वेस्ट डिस्पोजल। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। तो सबसे पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी प्लास्टिक वगैरह हो गया, यूज एंड थ्रो प्लास्टिक्स हो गए, पॉलीथीन्स हो गए, इसकी वजह से एक तो पॉल्यूशन होता है। सबसे बड़ी बात ही पॉल्यूशन है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो रहे, तो एनवायरमेंट में एज इट इज पड़े रहेंगे सालों साल तक, तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा। कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह है, तो वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर रहे हैं, पानी के अंदर मिक्स हो रहे हैं, वो सब एक्यूमुलेट हो रहे हैं एनिमल्स के अंदर। तो वो एनिमल्स जो यूजफुल एनिमल्स हैं, यूजफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हुए हैं। देखो, प्रॉब्लम कॉज बाय नॉन बायो, दे कॉज बायोमैग्निफिकेशन। भाई जो एक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ
chemicals, accumulation of accumulation of chemicals. बॉडी के अंदर केमिकल्स का एक्यूमुलेशन तो वो डिजीज कॉज करेगा. इंक्रीज इन पॉल्यूशन, दे मेक एनवायरमेंट अनक्लीन, दे किल यूजफुल माइक्रो. 4-5 Question number 36. Observe the diagram and state that by which part is blood filtered and by whom is urine stored. State that by which part is blood filtered and by whom is urine stored. देखो ब्लड फिल्टर तो करता है किडनी ब्लड फिल्टर करता है, और ये यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर, नॉट यूरेथ्रा बट यूरिनरी ब्लेडर, ये जो है ब्लड को यूरिन को स्टोर करता है. ये यूरेटर है जो यूरिन को ट्रांसफर करता है. ये अओर्टा है जो ब्लड को ट्रांसफर, अलग अलग चीजें हैं. सो हियर आई हैव मेंशन्ड ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी, ब्लड इज ट्रांसफर्ड बाय अओर्टा, यूरिन इज स्टोर्ड बाय यूरिनरी ब्लेडर, द यूरिन इज ट्रांसफर्ड बाय यूरेटर. मैंने सारा पॉइंट मेंशन, वैसे दो ही चीज मेंशन करने को बोली थी बट आई हैव मेंशन एवरीथिंग. नेक्स्ट है नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस. तो 2 मेन सेफ्टी मेजर्स है फ्यूज एंड अर्थिंग. फ्यूज यूज किया जाता है सीरीज में, फ्यूज एंड अर्थिंग. ठीक है, तो फ्यूज यूज किया जाता है सीरीज में. फ्यूज जो है सीरीज में यूज किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो वो हीट होके खुद को ब्रेक कर देता है लेकिन सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. और अर्थिंग जो है एक्स्ट्रा लीकेज करंट है उसको डायरेक्टली ग्राउंड में ले जाता है. दैट इज, मैंने मेंशन तो किया हुआ है बट स्टिल, an electric fuse is connected in series. It protects the circuit from overloading and prevent it from short circuiting. Proper earthing of an electric circuit in which any leakage of current in an electric appliance is transferred to the ground and people using these appliances do not get shock. Current नहीं लगता. So this was the last question of section B of paper number 6. अब इसके बाद हम लोग सेक्शन C स्टार्ट करने वाले हैं. सो अच्छे से आप लोग सारे पेपर्स ध्यान से करें. अपनी तरफ से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो भी डालें. सो विल ट्राई टू लेवल यू आउट. सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच. मीट यू सून. बस लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. देन टेक केयर. बाय बाय एवरीवन.